हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के क्लास 10 चैप्टर 1 को, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राइज का मतलब होता है जन्म और नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे देशभक्ति का जन्म यूरोप में। आज के समय में हमें जो दुनिया देखने को मिलती है, जिसे हम नेशन स्टेट बोल दे या कंट्री बोल दें, जो बोलिए, सब सेम ही हुआ। वो सब ऐसे ही नहीं आया। कितने सारे राजा महाराजाओं को हराया गया, तब जाकर धीरे धीरे नेशन स्टेट की स्थापना हुई। तो हम पढ़ेंगे कि यूरोप में देशभक्ति कैसे फैली, लोगों ने कैसे कैसे क्रांति लाया। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरियो, उनके द्वारा 4 पेंटिंग बनाई हुई है 1748 में, जिसमें से ये एक पेंटिंग हम बुक के फर्स्ट पेज पर देख रहे हैं, जिसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो ये एक पेंटिंग जिसमें फ्रेडरिक डेमोक्रेटिक कंट्री को इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि कल्पना कर रहे हैं। यहाँ जो आपको एक स्टैचू दिख रही है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि आजादी को दर्शा रही है। इस स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में मानव अधिकार का चार्ट है। इस स्टैचू के सामने लोग ट्रेन की कतार बनाकर हर उम्र के लोग चल रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जमीन पर देखेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को लोग छोड़ते जा रहे हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसा राजपाट जहां राजा होते थे और राजा सिर्फ अपनी मनमानी करते थे। इसके जो रिमेन्स हैं वो आपको धरती पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेडरिक सोरियो अपनी पेंटिंग में कैसे दिखा रहे हैं कि लोग मोनार्की सिस्टम के कचरे को छोड़ते जा रहे हैं, राजा महाराजा के शासन को खत्म करते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब देखकर गॉड, ईसा मसीह और एंजल्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सारी चीजें फ्रेडरिक ने अपनी पेंटिंग में इमेजिन किया है, यानी कि कल्पना किया है। तो ये जो लोग कतार में चल रहे हैं, ये लोग अलग अलग फ्लैग्स लिए हैं, अलग अलग कपड़े पहने हैं और इसमें सारे लोग हैं जर्मनी के, स्पेन के, स्विट्जरलैंड के, ब्रिटेन के, पूरे यूरोप के लोग दिखाए हुए हैं। और इस लाइन यानी इस कतार को लीड कौन कर रहा है? यूएस एंड स्विट्जरलैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि यही दोनों कंट्रीज क्यों लीड कर रही है? क्योंकि 1848 आते आते यूएस एंड जर्मनी नेशन स्टेट हो चुके थे, बाकी जो देश थे वो अच्छे से नेशन स्टेट नहीं हुए थे। तो ये तरह की चीजें आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग में इमेजिन किया है। तो चलिए अब देखते हैं हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, लोगों ने नेशनलिज्म के लिए कैसे कैसे स्ट्रगल किया, यूरोप से डायनेस्टी रूल कैसे खत्म हुआ। डायनेस्टी रूल का मतलब होता है मोनार्की सिस्टम। कैसे नेशन स्टेट अस्तित्व में आया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ा। जब 1789 से पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तब फ्रांस के ऊपर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, वही रूल किया करते थे। फ्रांस के लोगों के पास कोई पावर नहीं होती थी। राजा जैसा कहेगा लोगों को वैसा ही करना पड़ता था। राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, यही सिस्टम चलता था। लेकिन जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिले। अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, चलिए देखते हैं। फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान फर्स्ट चेंज ये देखने को मिला कि जो पावर मोनार्की के पास थी वो कॉमन सिटीजन के पास चली गई। लोगों ने पुराने झंडे को हटाकर न्यू 3 कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंच लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। नया नेशनल एंथम कंपोज्ड हुआ और लोगों ने शपथ भी लिया। कॉमन लोगों ने वोटिंग के थ्रू स्टेट जनरल को इलेक्ट करना शुरू कर दिया और नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। जो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी फ्रांस के लोगों को और जो सामान को इधर उधर करने के लिए जो भी टैक्सेस पड़ते थे उन सभी को हटा दिया गया। तो ये सारे चेंजेस थी जो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ। इसके अलावा जो फ्रांस आर्मीज थी उन्होंने नेशनलिज्म की भावना मतलब
देश के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट और देशभक्ति की जो फीलिंग थी वो पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ऐसा इन्होंने ढिंढोरा पीटना पूरे यूरोप में शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। फ्रांस से मोनार्की हटाकर डेमोक्रेसी आ चुकी थी। लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन 1799 में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो फ्रांस से डेमोक्रेसी हटा देता है और अपने हाथ में सारे पावर्स ले लेता है। उस व्यक्ति का नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। ये एक कोड लेकर आया जिसका नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। इसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए थे डिक्टेटर बनने के बाद। तो चलिए देखते हैं नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए। नंबर 1, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहले यूरोप में ऐसा होता था कि सारे लोग इक्वल नहीं हुआ करते थे। चर्च के जो लोग नोबल्स होते थे उन्हें बहुत सुपीरियर माना जाता था। उनके वर्थ के हिसाब से उन्हें बहुत प्रिविलेजेस मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने सबके राइट्स को इक्वल कर दिया। मतलब कानून के नजर में सब इक्वल हैं कि ना ही कोई सुपीरियर होगा और ना ही कोई कमजोर होगा। नंबर 2, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अगर किसी के पास पैसा है तो वो प्रॉपर्टीज खरीद सकता है। इस प्रॉपर्टी को कोई उससे छीन नहीं सकता, वो उनकी ही रहेगी। नंबर 3, अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। पहले के समय में क्या होता था, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते थे। वे ना पेजेंट से काम करवाते थे बल्कि सारा प्रॉफिट खुद ले जाते थे। बेचारे जो किसान होते थे इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई मुनाफा नहीं मिलता था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने सारे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, जिससे सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे थे, जिससे डेवलपमेंट हो रहा था। नंबर 5, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड कॉमन करेंसी। वजन और माप को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया। इसके अलावा जो अलग अलग करेंसी चलती थी फ्रांस के अंदर, उनको हटाकर एक तरह की करेंसी हो गई। नंबर 6, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। नेपोलियन ने क्या कर दिया, इससे ये फायदा हुआ कि जो मर्चेंट आर्टिस्ट ये सब जो थे वो फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। बिना किसी बैरियर के व्यापार आराम से व्यापारी कर सकते थे। सो ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने किए। इन बदलाव से लोग बहुत खुश थे। वो लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे। फ्रांस के अगल बगल भी नेपोलियन और उसके आर्मीज का लोग स्वागत करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नेपोलियन ही वो है जो मोनार्की को खत्म कर सकता है, मतलब उसे छुटकारा दिलवा सकता है। और लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा था क्योंकि नेपोलियन जहाँ कहीं भी जा रहा था वहाँ से मोनार्की खत्म होते जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस नेपोलियन को वो अपना हीरो मान रहे हैं, अपना मसीहा मान रहे हैं, वो असल में एक विलेन है। वो ऐसा क्या रीजन है कि लोगों ने अचानक उसे हेट करना शुरू कर दिया, लोग उससे नफरत करने लगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, नेपोलियन ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी। नंबर 2, टैक्स बढ़ा दिया। नंबर 3, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया। नंबर 4, नेपोलियन जबरदस्ती लोगों को आर्मीज में भर्ती करा रहा था ताकि वो आर्मी बढ़ा सके, क्योंकि उसे पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था। इसका मतलब उसे पूरे यूरोप को जीतना था, अपना अधिकार चाहता था। इस जबरदस्ती से कोई खुश नहीं था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इन्हीं कानूनों के वजह से लोग नेपोलियन से नफरत करने लग गए। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। यहाँ नेशन स्टेट का मतलब होता है जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी जो कंट्रीज है वो सारे नेशन स्टेट है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। अगर हम 18th सेंचुरी के टाइम वाले यूरोप के मैप को देखेंगे तो हमें कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हमें बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर राजा महाराजा रूल किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हुब्सबर्ग एम्पायर की, जिसके अंदर भांति भांति प्रकार के लोग रहते थे, जिनके आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज
सब अलग अलग होते थे। अब आप ही बताओ, इनमें इतनी ज्यादा डिसिमिलैरिटी होगी तो क्या इनके मन में ऐसा कभी ख्याल आएगा कि ये नेशन स्टेट बने, जहाँ सेम आइडिया, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज हो? अब आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं, पर यस, इनके पास ये आइडिया आता है। कैसे? चलिए जानते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। उस टाइम पर यूरोप में दो तरह के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे वो सोसाइटी के अमीर लोग होते थे, मतलब उनके पास बहुत पैसा होता था, उनके पास अपनी कोठी होती थी, घर होता था, बड़े बड़े महल होते थे। वो जो लोग थे वो माइनॉरिटीज में थे, बट सोशली एंड पॉलिटिकली दे वर वेरी पावरफुल, मतलब बहुत ही पावर होते थे उनके पास। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले थे, दे वर रिच। फैमिलीज जो थे वो आपस में ही एक दूसरे से कनेक्टेड थे और उन्हीं लोगों में शादी हुआ करती थी। वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो रईसों वाली भाषा है, और उनका जो रहने का ढंग था, पहनने का ढंग था, खाने का ढंग था, उनका सब कुछ एक जैसा था। वही जो पेजेंट्स थे वो सोसाइटी के गरीब लोग थे। उनके पास ना तो अपनी खुद की जमीन होती थी, ना घर होता था। ये लोग एरिस्टोक्रेट्स की जमीन पर ही खेती किया करते थे और वहीं काम करते थे। पर ये लोग मेजॉरिटी में थे, पर ये उतने पावरफुल नहीं थे क्योंकि ये गरीब थे। इसी वजह से अब क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जिसके वजह से न्यू वर्किंग क्लास उभर के आता है, जिसका नाम था मिडिल क्लास। ये ना ही ज्यादा अमीर था ना ही गरीब, ये एजुकेटेड थे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास लोग आदमी थे, इनके मन में ख्याल आया नेशन यूनिटी, मतलब कि सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, लैंग्वेज, नेशन स्टेट की भावना आई। और वही दूसरा, लिबरल नेशनलिज्म। तो अब हम जानेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इसका आइडिया कहता था एरिस्टोक्रेसी रूल को खत्म किया जाए, गवर्नमेंट चूज की जाए वो जनता की सहमति से चूज हो, हर नागरिक को आजादी हो और इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। जो चर्च के लोग होते थे उन्हें जन्म से ही प्रिविलेजेस मिलते थे, तो उन प्रिविलेजेस को खत्म कर देना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपना काम कर सके, और गवर्नमेंट जो हो वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। तो यही सब चीजों के लिए मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, जो मिडिल क्लास लोग थे वो औरतों को यानी वुमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये लोग वोटिंग राइट्स ये सब के लिए मांग तो कर रहे थे, पर सिर्फ मेंस के लिए, आदमी के लिए, वुमेन्स के लिए नहीं, और ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टीज हो। अब आप खुद ही सोचो, जिन लोगों को छोड़ा जाएगा वो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसीलिए आदमी, मेंस जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी और जो वुमेन्स थी वो सब यूरोप के अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट करने लगी। इन सब चीजों के अलावा यूरोप में एक और प्रॉब्लम चल रही थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्रेडर्स होते थे उन्हें काफी ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था, तब जाकर ट्रेडर्स ट्रेड कर पाते थे। जब ट्रेडर्स हम्बोर्ग से न्यूरेमबर्ग जाते थे ट्रेड करने के लिए, तो उन्हें 11 जगह पर टैक्स देना होता था, वो भी 5.5%। तब आप ही सोचो, जब इतना कोई टैक्स पे करेगा तो वो कमाएगा क्या? तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसके साथ यूरोप में अलग अलग तरह के करेंसी चलते थे, लगभग 30 तरह के, तो उसे ट्रेडर्स को काफी प्रॉब्लम होती थी, उन्हें हर स्टेट में करेंसी चेंज करनी पड़ती थी। तो क्या हुआ, 1834 में कोस्टल यूनियन फॉर्म हुआ जिसका नाम था ज़ोलैवरे। It was started by Prussia and many other German states joined later. इसने क्या किया? इसने 3 काम किए। First, the union abolished tariff barriers, मतलब जो ट्रेड बैरियर्स थे, मतलब जो अलग अलग जगह पर टैक्स देने पड़ रहे थे, वो हटा दिया गया। Number 2, reduce the number of currencies over 30 to 2. यूरोप में जो 30 तरह के करेंसीज चल रहे थे उन्हें हटाकर 2 तरह के करेंसीज कर दिए गए।
नंबर 3, promoted a network of railway, मतलब कि रेलवेज को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया गया जिससे ट्रेडिंग और आसान हो सके। A new conservative after 1815। अब हमने नेपोलियन की स्टोरी को अभी डिस्कस किया। नेपोलियन ने 1799 से रूल करना स्टार्ट किया और 1815 तक चलता रहा। तो 1815 में ऐसा क्या होता है जिससे नेपोलियन रूल खत्म हो जाता है? 1815 में एक फाइट होती है। एक तरफ नेपोलियन होती है और एक तरफ 4 कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। वैसे इस फाइट को बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। तो इस फाइट से क्या होता है? नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन के हारने के बाद जो ये 4 कंट्रीज थे, ये कौन थे? ये कंजर्वेटिव लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई भी चेंज हो। इन्हें मोनार्की पसंद थी। ये चाहते थे कि मोनार्की फिर से वापस आ जाए। तो ये क्या करते हैं? ये कंजर्वेटिज्म लाते हैं। मतलब नेपोलियन ने जो भी रूल लाए थे उन सब को हटाकर ये फिर से मोनार्की रूल को वापस ले आते हैं और साथ में यूरोप में जो भी चेंज हुआ था उन सब को हटाकर पहले जैसा कर दिया जाता है। मोनार्की को रिस्टोर्ड कर दिया जाता है, मतलब कि मोनार्की को वापस ले आया गया। चर्च पावर रिस्टोर्ड, मतलब जो नोबल्स के पास जो पावर होती थी उन्हें फिर से वापस ले आया जाता है। सोशल हायरार्की रिस्टोर्ड, लाइक अपर क्लास लोअर क्लास, जो ये सिस्टम चल रहा था उसको वापस ले आते हैं। ऑटोक्रेटिक रूल को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। अडॉप्टेड द सेंसरशिप, मतलब कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता, लिख नहीं सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता किसी भी तरह से। इसके अलावा इन चारों स्टेट ने एक ट्रीटी साइन किया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वेना इन 1815। ये 1815 में साइन किया गया था। इसको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मार्टरिच। इस ट्रीटी में ऐसा क्या था और इसके वजह से क्या क्या चेंजेस आए, चलिए देखते हैं। नंबर 1, बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रेंच, मतलब कि बॉर्बन डायनेस्टी जो कि पहले चलती थी फ्रांस में उससे हटा दिया गया था, उसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया। Number 2, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्रीज पर स्टेट सेटअप किए गए जिससे फ्रांस के एक्सपेंडेशन न हो। Number 3, Prussia was given important new territories on its western frontiers. प्रूशिया जो थी उसे नए टेरिटरीज दिए गए उनके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर। नंबर 4, ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। ऑस्ट्रिया को पूरे नॉर्थ इटली पर कंट्रोल मिल गया। नंबर 5, रशिया गॉट पोलैंड, मतलब रशिया को क्या हुआ? पोलैंड मिल गया। Number 6, Confederation of 39 states which had been set up by Napoleon was left untouched. नेपोलियन ने कन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट की, उनको इन लोगों ने अनटच्ड रहने दिया था, बाकी तो इन लोगों ने सब कुछ चेंज कर दिया था। अब ट्रीटी ऑफ वेना के बाद मोनार्की पूरी तरह से आ चुकी थी और जो कंजर्वेटिव लोग थे उनके पास पूरी तरह से पावर आ चुकी थी। द रिवॉल्यूशनरीज, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब कि लिबरल नेशनलिज्म लोग थे जो कि इस चीज से, इस कंजर्वेटिज्म से खुश नहीं थे। 1815 के बाद जो लिबरल नेशनलिज्म लोग जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, तो ये ओपनली कुछ कर नहीं सकते थे। इन्होंने सीक्रेट ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया। ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की या ऑटोक्रेटिक फिर से आए, इन्हें पूरी तरह से आजादी चाहिए थी। तो ऐसे एक आदमी थे जिनका नाम था गॉसिपी मजीनी। तो इनका जन्म जेनोआ में 1807 में हुआ था। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ये कार्बोनेरी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और ये 2 सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडर भी थे, यंग इटली इन मार्सेल्स और यंग यूरोप इन बर्न। तो इन्होंने ये 2 सोसाइटी बनाए तो थे इटली के लिए। ये चाहते थे इटली भी एक नेशन स्टेट बने। ये बिलीव करते थे कि इटली एक हो जाए। इन्हें देखकर यूरोप में भी सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू कर देते हैं।
अब आप ही समझो कि अगर हर जगह पर इतने सारे सीक्रेट सोसाइटी बनेगा तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन ही होगा। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इस दौरान यूरोप में कई सारे रिवॉल्यूशन होते हैं। इस दौर को एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इस पीरियड में दो मेन रिवॉल्यूशन हुआ है, जुलाई रिवॉल्यूशन एंड ग्रीक रेवोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन की। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले दो जगह पर होता है, पहला फ्रांस में, दूसरा बेल्जियम में। फ्रांस में क्या होता है, बर्बन किंग को हटा दिया जाता है, मतलब जो कंजर्वेटिव्स लोगों ने बर्बन डायनेस्टी सेटअप किया था फ्रांस के अंदर, उसको हटा दिया जाता है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेट की जाती है, मतलब मोनार्की तो होगी पर काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगी। इसके साथ ही लुई फिलिप वॉज इंस्टॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब कि लुई फिलिपी को फ्रांस का हेड बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेल्जियम। पहले जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का ही एक पार्ट था, मतलब बेल्जियम के कंट्रोल में आता था। मतलब बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के ही कंट्रोल में आता था। जो बेल्जियम के लोग थे उनको आजादी चाहिए थी, वो अपना अलग ही नेशन बनाना चाहते थे, और इसी कारण से बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन होता है। और इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये आता है कि बेल्जियम आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीक रेवोल्यूशन की। ग्रीक रेवोल्यूशन जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, पर जो ग्रीक था वो और देशों की तरह फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि हमारा एक नेशन स्टेट हो, मतलब एक अलग कंट्री हो। तो इसी फीलिंग के लिए 1821 में ग्रीस के लोग स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, पर ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि खुद को आजाद करवा पाए, तो इन्हें हेल्प की जरूरत लगी। इनकी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो हेल्प करती है, और साथ में जो ग्रीक के पोएट और आर्टिस्ट थे वो भी अपने पोयम और पेंटिंग से नेशनलिस्ट की भावना जगाने में लगे हुए थे। तो फाइनली इन सभी चीजों की वजह से 1832 को एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, recognized Greece as an independent nation। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ग्रीक हो जाता है आजाद और एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, नेशनलिस्ट की ये जो फीलिंग थी जो लोगों के बीच में आ रही थी, वो क्या था, क्या लग रहा था सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से आ रहा है? नहीं, बल्कि उसके एक और भी वजह थी जिसके वजह से लोगों के बीच नेशनलिस्ट की फीलिंग आ रही थी, वो थी कल्चर। इन लोगों को लगा कि हम लोगों को कल्चर के थ्रू लोगों के बीच में नेशनलिस्ट की भावना फैलानी चाहिए। इनफैक्ट लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए अपने देश के प्रति। इसीलिए स्टार्ट हुआ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। इसका मतलब कोई भी ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिससे अपने नेशन के प्रति प्यार पैदा हो, या हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में सेंटिमेंट्स पैदा हो, दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। तो ऐसा कर सारे आर्टिस्ट जो थे वो रोमांटिसिज्म फैला रहे थे अपने आर्ट से, पोइट्री से, स्टोरीज से और म्यूजिक से। ऐसे ही एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड, इन्होंने इसी से रिलेटेड अपनी फीलिंग शेयर की। अगर आपको किसी भी देश का कल्चर पता करना है तो किसी के राजा के महल में जाकर पता नहीं चलेगा, वो आपको कॉमन पीपल के बीच रहने पर ही पता चलेगा कि उस देश का कल्चर क्या है, कैसा है। और इन्होंने कहा कि ये जो कल्चर है ये तो आत्मा है नेशन की, कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। अब हम एक और स्टोरी जानेंगे दैट इज अबाउट पोलैंड, ताकि हम और अच्छे से जान पाए रोमांटिसिज्म के बारे में कि रोमांटिसिज्म क्या है। जो पोलैंड था उसके ज्यादा हिस्सों पर रशिया का कंट्रोल हुआ करता था और वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, पर रशिया ने क्या किया, उसने वहां से पॉलिश भाषा हटा दी और जबरदस्ती रशिया लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया, मतलब कि अमल में लाया। और जो पोलैंड के लोग थे उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उनसे उनकी भाषा छीनी जा रही है। तो इस तरह से
1831 में पोलैंड में इसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन शुरू किया जाता है। वैसे हम एक बात तो जानते हैं कि रशिया बहुत ही पावरफुल कंट्रीज में से एक है, पर उस टाइम भी रशिया बहुत पावरफुल थी और पोलैंड रशिया के कंट्रोल में वैसे भी था। तो हुआ ये कि पोलैंड को दबा दिया गया, जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे उन्हें चुप करा दिया गया। इनफैक्ट कुछ प्रीस्ट को तो इन्होंने जेल में डलवा दिया और कुछ को तो साइबेरिया भेज दिया गया मरने को, ताकि आगे से कोई इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो ये जो आपने स्टोरी सुनी, इसका कंक्लूजन शायद आपको अच्छा न लगा हो, पर इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि ये जो लैंग्वेज है ये भी वेपन बन सकती है, किसी के मन में नेशनलिस्ट की भावना लाने के लिए जगाया जा सकता है। भले ही रशिया पोलैंड के ऊपर अपने लैंग्वेज को थोपना चाहता था, पर पोलैंड के लोग अपने कल्चरल लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये जो प्यार था अपने लैंग्वेज से, अपने कल्चर से, ये रोमांटिसिज्म नहीं था तो और क्या है। तभी तो जो रोमांटिक थिंकर्स थे वो लोगों में रोमांटिसिज्म फैला रहे थे, ताकि लोगों के बीच में कल्चर के लिए प्यार बना रहे और लोगों के बीच में नेशनलिस्ट की फीलिंग बरकरार रहे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830 में यूरोप में एक ऐसा दौर आता है जिसमें यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरह से खराब हो जाती है, इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है। एक्चुअली होता ये है कि यूरोप में अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। लोगों के पास काम नहीं होता था करने के लिए। ये सोचकर गांव के लोग शहर जाने लगते हैं कि शायद उन्हें वहां कोई काम मिलेगा। लोगों के शहर में आने के वजह से स्लम बनने लगते हैं और शहर की भी हालत खराब हो जाती है। और अब हुआ ये कि यूरोप में सामान इंग्लैंड से आने लगा और इंग्लैंड का सामान लोगों के लिए सस्ता पड़ रहा था, क्योंकि ये सामान मशीन से बना होता था, जिससे जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे उन्हें भी लॉस होने लगा। यही वो दौर था जब लोगों की फसल भी खराब होने लग गई थी, जिससे फूड प्राइसेस आसमान छू रहे थी। लोगों को खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वही जो अमीर लोग थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास पैसा था। सबसे ज्यादा हंगर और हार्डशिप का असर उन लोगों के ऊपर पड़ रहा था जो शहरों में काम ढूंढने आते थे, मतलब गरीब लोगों की। 1848 में फ्रांस की सिटी पेरिस की हालत ऐसी खराब हो जाती है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वहां का जो रूलर था लुई फिलिप, वो वहां से भाग जाता है अपनी पोजीशन को छोड़कर। अब जब राजा भाग गया तो कोई ना कोई चाहिए कंट्री को रन करने के लिए। इसके लिए फ्रांस में एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। नेशन असेंबली फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर देती है, मतलब फ्रांस अब एक नेशन स्टेट बन चुका था। नेशन असेंबली के आने के बाद कुछ चेंजेस होते हैं। बेसिकली देवर टू, जितने भी मर्द थे, जितने भी मेल लोग थे, उन सभी को वोटिंग का अधिकार मिल चुका था, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। पर औरतों को अभी भी नहीं मिला था। वुमेन्स को छोड़कर उन्हें अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। दूसरा ये था सबको काम दिलाना। तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही थी फ्रांस के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 1845 में एक और रिवॉल्ट हुआ था, जिसे सिलेसिया रिवॉल्ट कहते हैं, क्योंकि ये सिलेसिया में हुआ था। तो हुआ ये था, कुछ वीवर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कंप्लेन कर दिया था। इसीलिए किया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने इनका पेमेंट कम कर दिया था। इस बात से वीवर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के घर में तोड़ फोड़ मचा दी। कॉन्ट्रैक्टर वीवर्स के डर से भाग गया। वो डर कर बगल के गांव में चला गया, लेकिन गांव वाले भी उसे रखने को इनकार कर देते हैं। तो वो जाकर आर्मी के पास पहुंच जाता है और जाकर उसी से हेल्प मांगता है। पर यहाँ पर जो वीवर्स हैं वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनकी आर्मी से फाइट भी होती है, जिसमें 11 वीवर्स मर जाते हैं। तो ये जो रिवॉल्ट था ये भी अनसक्सेसफुल ही था। पर बात ये नहीं थी कि रिवॉल्ट सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल, बट बात ये थी कि रिवॉल्यूशन हो रहे थे और पूरे यूरोप में हो रहे थे। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब जब सभी रिवॉल्यूशन कर रहे थे तो मिडिल क्लास कैसे शांत रह सकते थे। तो जो ये मिडिल क्लास के लोग थे ये भी 1848 में रिवॉल्यूशन कर रहे थे, और ये कर रहे थे
क्योंकि ये नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे और साथ ही में डिमांड कर रहे थे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स का। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि लोगों के पास एक फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब अपने एसोसिएशन में किसी को भी अपनी पार्टी बनाने की आजादी होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों की डिमांड कर रहे थे मिडिल क्लास के लोग। तो यहाँ से हम जर्मन रीजन की बात करने वाले हैं। तो जर्मन में क्या होता है, जो वहाँ के मिडिल क्लास लोग होते हैं वो एक असेंबली बनाते हैं जिसको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बोला जाता है, जिसमें ये लोग 831 लोगों को इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू। ऑन 18 मई 1848 को ये सारे 831 मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं? जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नाम की जगह है जहाँ पर एक चर्च है संत पॉल, वहाँ सारे लोग जाकर इकट्ठे होते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्योंकि जर्मनी में पार्लियामेंट तो था नहीं, तो इन लोगों ने चर्च को ही पार्लियामेंट बना लिया। तो ये जो 831 मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन के लिए। पर एक प्रॉब्लम थी, जो 831 मेंबर थे वे सारे मिडिल क्लास के लोग थे। तो ये लोग क्या करने लगे, जो वर्कर और आर्टिजन्स थे उनकी डिमांड को इग्नोर करने लगे। तो वर्कर और आर्टिजन्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। वैसे वर्कर और आर्टिजन्स इन्हें सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से जो मिडिल क्लास के लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कमजोर पड़ने लगे। लेकिन उसके बावजूद ये गए राजा के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर। उस टाइम का वहाँ जो राजा था वो थे फ्रेडरिक विलियम आईवी। ये प्योर प्रूशिया के राजा थे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रूशिया का राजा के पास ये क्यों गए, जर्मनी के राजा के पास क्यों नहीं? तो उस टाइम जर्मनी नाम की कोई कंट्री नहीं होती थी, बल्कि उस वक्त जर्मन रीजन हुआ करता था, इसीलिए सब लोग प्रूशिया के राजा के पास गए। अब आप खुद ही सोचो कि राजा चाहेगा कॉन्स्टिट्यूशन आए, राजा अपनी पावर को खत्म क्यों करेगा? इसीलिए राजा अपनी आर्मी को बुलाता है और उनकी अच्छी सी खातिरदारी करवाता है और यहाँ पर ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ कमी क्या हुआ, इन्होंने वर्कर और आर्टिजन्स का सपोर्ट नहीं लिया। अगर ये लोग लेते तो मूवमेंट थोड़ा ब्रॉड लेवल पर होता और शायद राजा को इतनी बातें माननी पड़ती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और मूवमेंट फेल हो गया। लेकिन ये जो मोनार्कीज थे इन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि ज्यादा समय तक वो लिबरल्स को रोक नहीं पाएंगे, कभी ना कभी ये मिडिल क्लास लोग जीत जाएंगे, ऐसा इन्हें रियलाइज होने लगा। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेशन देने लग जाते हैं। क्या करते हैं, सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर देते हैं हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया से। हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया गया 1867 में। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी और इटली की यूनिफाइड कंट्री बनती है, कैसे उनका यूनिफिकेशन होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं जर्मनी के केस को। तो अभी तक हमने जाना कि मिडिल क्लास लोग राजा के पास जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देते हैं और राजा उन्हें ना बोलता है और अपने आर्मियों से उन्हें सरप्रेस करवा देता है और उनका जो मूवमेंट होता है वो वहीं फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि आगे मिडिल क्लास लोगों ने कोई मूवमेंट किया या नहीं किया? तो यस, उन्होंने किया। कैसे किया, लेट्स सी। तो ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जाते हैं प्रूशिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास, जिन्हें जंकर्स ऑफ प्रूशिया भी कहते हैं। उनसे ये लोग मदद मांगते हैं। ये जंकर्स जो होते हैं ये हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन का। अब सारी जिम्मेदारी प्रूशिया के पास आ चुकी थी। उस टाइम पर जो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था वो था ऑटोमन बिस्मार्क। तो ऑटोमन बिस्मार्क मिलिट्री और जंकर सब मिलकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। किसके खिलाफ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क के खिलाफ। क्यों करते हैं? क्योंकि जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था वो उनके कंट्रोल में था, उनसे छीनने के लिए ये लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई 7 सालों तक चलती है और इस लड़ाई का रिजल्ट ये होता है कि प्रूशिया ये लड़ाई जीत जाता है और इसके साथ जर्मन की यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब जर्मन एक यूनिफाइड नेशन बन जाता है और फाइनली
18 जनवरी 1871 में जर्मनी का नया राजा बन जाता है जिसका नाम केजर विलियम वर्स है। ये जो राजा रहता है वो बहुत ज्यादा महत्व देता है करेंसीज को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इटली यूनिफाइड 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था। ये जो स्टेट हम देख रहे हैं इसका नाम है सर्डिनिया पेडोमोंट। यही एकमात्र स्टेट था जहां पर एक ऐसा राजा था जो इटली लैंग्वेज बोलता था। वो एक इटालियन प्रिंस था, उसका नाम था विक्टर इमोनियल सेकेंड। इटली के नॉर्थ का जो एरिया था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। इटली के सेंटर का जो एरिया था वो पॉप के कंट्रोल में था और जो साउथ का एरिया था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। अब देखिए यूनिफिकेशन कैसे होता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक सीक्रेट सोसाइटी में मेंबर होते हैं जिनका नाम था गुजिपी मजीनी। उनका भी यही उद्देश्य था कि इटली यूनिफाइड हो। इनफैक्ट उसके वजह से इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था, तो जिसका नाम था यंग इटली। तो ये फेल हो गए थे, ये इटली को यूनिफाइड नहीं कर पाए थे। बट 1848 में जो सर्डेनिया पिडमोंट का जो किंग था विक्टर इमानुएल सेकेंड, वो ठान लेता है कि वो इटली को यूनिफाई करके रहेगा। इसके लिए वो अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है, काउंट केवर को, और उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है किस चीज की, इटली को यूनिफाई करने के लिए। और वहां से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1859 में काउंट केवर फ्रेंच के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग की आर्मी को हरा देता है और वो आर्मी जो उन लोगों के कंट्रोल में था उन्हें वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब बारी थी साउथ वाले रीजन की जो कि बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में थी। तो इसके लिए केवर क्या करता है, वो एक व्यक्ति की हेल्प लेता है जिसका नाम था गुसिपी गरिबाल्डी, जिसकी खुद की आर्मी थी और उसके हजारों वॉलेंटियर थे। तो ये सारे लोग मिलकर लड़ाई करते हैं और 1860 में इटली के साउथ वाले रीजन को स्पेन से आजाद कर देते हैं। अब बचा सेंट्रल इटली, वो पॉप के कंट्रोल में था, पर पॉप से आजाद करवाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि पॉप जो है वो पहले ही डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं और इस तरह इटली यूनिफाइड हो जाता है। और फाइनली 1861 में विक्टर इमोनियल सेकेंड डिक्लेयर्ड हो जाता है एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी हमने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था वो अचानक वॉर और रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के साथ हुआ था। मतलब एक लंबी चौड़ी प्रोसेस रही थी ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के पीछे। अब आप इस मैप को देखो, ये स्कॉटलैंड है और ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये आयरलैंड है। ये जो आप स्टेट देख रहे हो इसमें अलग अलग आइडेंटिटीज वाले लोग रहते थे। जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट के लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे, वेल्स में वेल्श लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। और जो वेल्स थे वो 1535 से इंग्लैंड का पार्ट था। अब क्या होता है, इंग्लैंड 1688 से पहले मोनार्की होती है, लेकिन 1688 के बाद भी वहाँ मोनार्की तो होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पहुंच जाती है। अब इंग्लैंड ने सोचा कि क्यों ना अपने आसपास के सारे स्टेट को कैप्चर किया जाए और अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड किया जाए, और वो इंग्लैंड बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले स्कॉटलैंड पर, उसके लिए इंग्लैंड क्या करता है, अच्छी बातें करता है स्कॉटलैंड के साथ और उसे कन्विंस करता है और उसी के साथ वो एक्ट ऑफ यूनियन साइन करता है इन 1707। और इस एक्ट ऑफ यूनियन के साइन होते ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाते हैं और बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंग्लैंड के लोगों को डोमिनेंस बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे स्कॉटलैंड के लोगों को सप्रेस करने लगे। ना ही वो उन्हें अपनी भाषा बोलने दे सकते थे, ना ही वो अपने हिसाब से कुछ पहन सकते थे। सिमिलर केस आयरलैंड के साथ भी हुआ था। आयरलैंड में था कि वहाँ दो तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे
और प्रोटेस्टेंट जो थे वो माइनॉरिटी में थे। इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता था, आपस में लड़ते रहते थे। इसी बात का फायदा उठाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड क्या करता है, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता है ताकि इंग्लैंड उनके ऊपर डोमिनेट कर सके। अब कैथोलिक्स जो थे वो शांत थोड़े रहेंगे, उन्होंने क्या किया, इनफैक्ट कैथोलिक्स ने इसका विरोध भी किया। इनफैक्ट एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोल्फस्टोन, इन्होंने 1978 में रिवॉल्ट भी किया था पर उन्हें दबा दिया गया। और फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली कॉर्पोरेट कर लिया जाता है, जबरदस्ती उसे भी ऐड कर लिया जाता है, कहा, इन यूनाइटेड किंगडम। और एक नया ब्रिटिश नेशन बना जिसमें फ्लैग था, नेशनल एंथम था और अपना इंग्लिश लैंग्वेज भी था, सबको प्रमोट भी करने जाने लगा। विजुअलाइजिंग द नेशन। 18 और 19 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने सोचा क्यों ना नेशन को विजुअलाइज किया जाए, मतलब कि नेशंस को एक नया रूप दिया जाए। बात किया जाए इंडिया की तो हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, भारत माता से। और क्यों किया जाता है, ताकि हम सबको ये फील हो कि हम सब एक हैं और भारत माता हम सब की माता है। ठीक इसी तरह यूरोप के जो आर्टिस्ट थे वो भी अपने अपने नेशन को अलग अलग रूप देने लग गए, अलग अलग फीमेल फिगर्स के थ्रू, जिन्हें हम एल्गोरीज भी कहते हैं, ताकि लोगों में यूनिटी बनी रहे। जैसे कि फ्रांस की एल्गोरीज थी मैरियन और इसी तरह जर्मनी के एल्गोरीज थी जर्मेनिया। तो इस तरह से नेशन को विजुअलाइज करना शुरू कर दिया गया। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म तो अब आप जान गए क्या होता है, अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर, जो भी। 19th सेंचुरी के एंड में ये जो नेशनलिज्म था वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होने लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। A large nation began to occupy a smaller nation to expand its smaller nations to expand its territories and power. This is called imperialism. मतलब कि बड़े बड़े नेशन छोटे नेशन को कैप्चर करने लगे अपने स्टेट को एक्सपैंड करने के लिए। That is called imperialism. तो इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है बल्कान्स रीजन की। बल्कान्स एक जगह है जो कि यूरोप के अंदर आती है, ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आती थी। बल्कान्स रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट आते थे जैसे कि रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एटसेट्रा। पर धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर जो था वो कमजोर होने लगा, जिस कारण से जो बल्कान रीजन के जो स्टेट थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, मतलब अपनी अपनी अलग कंट्रीज बनाने लगे। ये जो सारी कंट्रीज थी वो आपस में जलती थी, जिस वजह से सब कंट्रीज चाहते थे कि उनका डोमिनेंस रीजन सबसे ज्यादा टेरिटरीज में हो, मतलब सबसे ज्यादा उनका टेरिटरीज पे कंट्रोल हो, जिस कारण से ये सारी कंट्रीज आपस में लड़ने लगती है अपने अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए। इन सब को देखकर और भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थे लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया, उन्हें भी लालच हो जाता है अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने का। तो ये भी इस लड़ाई में पार्ट ले लेते हैं और यही कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। बाद में जाकर कई लोग एंटी इंपेरियल मूवमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये जो इंपेरियलिज्म था इसी के वजह से लोगों के मन में नेशनलिस्ट की भावना जागती है, क्योंकि लोगों को डोमिनेंट कंट्री से आजादी चाहिए था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।